सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्लूकोज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखा था, उसमें हमने देखे थे मोनोसेकेराइड्स। सो ये ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स का एक एग्जाम्पल है। तो ये जो ग्लूकोज है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये 6 कार्बन वाला 6 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है। तो ग्लूकोज, जैसे कि हमारे ब्लड में जो शुगर होती है वो भी एक क्या है, ग्लूकोज है। और जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर, उनमें जो शुगर होती है वो भी ग्लूकोज होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6C6 मतलब कि 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन की सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हमें पता है कि इसमें एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा। तो ग्लूकोज है, ये एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, CHO, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ गया। इसके बाद जो इसका सबसे लास्ट वाला जो कार्बन है वहाँ पे आएगा C2OH। और इसमें अब OH और H आएंगे। तो उसको किस तरीके से फिल करेंगे, तो इसका सबसे इजी फॉर्मूला है। जैसे कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6। तो जो C वाला है, C3, इसको छोड़ देना है, बाकी सेम है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमेशा OH लिखे जाएंगे, OH OH। ये 3 वाला छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद इसके यहाँ पे H H और H। अब क्या करना है, जैसे हम फिल करते आ रहे OH OH, अब इसका उल्टा करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH और इस साइड H। तो इस तरीके से हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो ये है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। अब इसमें हमें पता है, हम जैसा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कायरल कार्बन्स। तो इसमें कायरल कार्बन्स कौन कौन से होंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कायरल कार्बन कौन कौन से है। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये जो 4 कार्बन है ये कौन से है, कायरल कार्बन। कायरल का मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो ये 4 कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है। ये CHO वाला फंक्शनल ग्रुप वाला नहीं है, और ये जो लास्ट का C6 कार्बन है ये भी नहीं है। सो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज, तो अभी हमने देखा कि कितने कायरल कार्बन होते हैं, 4, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसमें हमने देखा कि एल्डिहाइड के अलावा दूसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो है OH, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल में भी जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। तो जो पहले कार्बन पे जो OH जुड़ा होता है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी, और बाकी सबको हम बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हमें पूछा जाए कि प्राइमरी अल्कोहल कितने हैं, तो जो कार्बन नंबर 6 है इस पे जो अल्कोहल जुड़ा है वो है प्राइमरी अल्कोहल। और इसके अलावा और कितने OH है, तो 1 2 3 और 4। तो ये 4, और टोटल कितने हैं, 5 OH है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एपीमर्स। तो एपीमर्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इसमें कितने कायरल कार्बन्स होते हैं, 4, और कहाँ से शुरू होते हैं, कार्बन नंबर 2 से, 3 4 और 5। ये 5 कार्बन है, ये कौन से है, कायरल कार्बन। अब क्या होता है कि एपीमर का मतलब क्या है, जैसे कि नॉर्मली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेते हैं C2, जो 2 सेकेंड नंबर वाला कार्बन है इसको लेते हैं। यहाँ पे OH राइट हैंड साइड पे है और H लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं सिर्फ एक कार्बन की, हम कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो इस कार्बन में अगर OH और H की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जो ग्लूकोज मिलता है, जैसे कि अब इंटरचेंज करते हैं, जैसे कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6,
ठीक है। तो अब जगह इंटरचेंज कर रहे हैं, पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस साइड क्या आ जाएगा OH और इस साइड क्या आ जाएगा H। तो इससे जो ग्लूकोज का दूसरा जो स्ट्रक्चर बना है, तो इन दोनों को कहेंगे एपिमर्स, कि ये दोनों C2 के एपिमर्स। मतलब कि एक में तो OH की पोजीशन राइट हैंड साइड पे है और एक में लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसको बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के एपिमर। तरीके से जब यहाँ पे सिर्फ कार्बन नंबर 2 लिया था, जब हम सिर्फ कार्बन नंबर 3 लेते हैं, बाकी स्ट्रक्चर को अनचेंज रखते हैं, सिर्फ कार्बन नंबर 3 को ही चेंज करेंगे। तो जैसे कि ये तो C2 वाला है, अब C3 वाला लेना है तो हम ये स्ट्रक्चर नहीं लेंगे, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर लेंगे, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर लेंगे, और इसमें जो C3 है सिर्फ इसको ही चेंज करके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम इसको बना लेते हैं। तो किस तरीके से होगा, ठीक है, यहाँ पे OH है, किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पे हम इसको राइट हैंड साइड पे बनाएंगे। और जो H है वो कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे, तो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी एक ग्लूकोज की चेन बनेगी। ठीक है, जब हम सिर्फ कार्बन नंबर 4 को लेंगे, ठीक है, तो इसमें भी कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये कार्बन है हमारा, यहाँ पे OH कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, H राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो इससे पूरा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एपिमर्स। और कौन से कार्बन वाले एपिमर्स कहलाएंगे, C4 वाले। ठीक है, इसी तरीके से जो 5th वाला है, तो 5th वाला ही लेंगे, बाकी को अनचेंज रखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक जो चेंज हो रहा है सिर्फ उसी को बता रही हूँ। ठीक है, तो कार्बन 5 वाला लेंगे, इसमें OH कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, और H राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके एपिमर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जो ये एपिमर्स है इनके भी कुछ नाम होते हैं। ठीक है, ये C2 वाला एपिमर है, इसका नाम है, इससे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना जिसमें कि सिर्फ सेकंड नंबर वाले कार्बन पे OH और H की पोजीशन अलग है, कौन से वाले से, हमारे ये स्टैंडर्ड ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से। तो इस वाले ग्लूकोज को जो यहाँ पे बना है, ये ग्लूकोज जिसमें कार्बन नंबर 2 पे OH और H की पोजीशन इंटरचेंज है, इस वाले स्ट्रक्चर का नाम है मेनोस। अब हम देखते हैं C3 वाले, जो C3 वाला है इसका नाम क्या है, एलोस। C4 का नाम है गैलेक्टोस। और तो ये C5 वाला है, इसको हम कहते हैं आइडोस। ठीक है, तो इस तरीके से इस ग्लूकोज को तो हम नॉर्मली ग्लूकोज कहेंगे, और इसमें अगर 2 नंबर वाले कार्बन पे OH की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है उसको हम बोलेंगे ग्लूकोज, ना बोल के मेनोस। अगर C3 पे चेंज हो जाती है तो उसको बोलेंगे एलोस, C4 पे चेंज हो जाती है तो गैलेक्टोस, C5 पे हो जाती है तो उसको बोलेंगे आइडोस। अब इन नामों को याद रखने का सिंपल ट्रिक है मैगी। ये सिंपल वर्ड है मैगी, M फॉर मेनोस, A फॉर एलोस, G फॉर गैलेक्टोस, I फॉर आइडोस। सो इस तरीके से याद कर सकते हैं। सो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ D एंड L। तो जैसे कि हमने अभी तक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लिया है, अब जैसे कि ग्लूकोज में भी हम इसका जब नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो उसको हम D या L से डिनोट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये D और L होते क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक मॉडल है। वो किसका है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। सो ये है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसमें होता क्या है, D और L से क्या हम समझते हैं। तो हमें पता है ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। जब इस ग्लिसरल्डिहाइड में राइट हैंड साइड में OH होता है और लेफ्ट हैंड साइड में H होता है तो इसको हम बोलते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड। और जब ये OH लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है और H राइट हैंड साइड में आ जाता है तो OH के लेफ्ट में आने के कारण इस ग्लिसरल्डिहाइड को हम बोलेंगे L फॉर लेफ्ट, फिर ग्लिसरल्डिहाइड। सो इस तरीके से होता है कि जब OH
राइट हैंड साइड में होता है तो हम उसको डी से डिनोट करते हैं, जब ओ एच लेफ्ट में होता है तो उसको एल से। अब ये कार्बन नंबर कौन सा है, तो हम जैसे कि ऊपर से 1 2 और 3 नंबरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम नीचे से देखते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड। सो जब नीचे से अब हमें कोई भी मोनोसैकेराइड दी जाए उसमें हमें क्या देखना है, नीचे से सेकंड वाले कार्बन में OH की पोजीशन को देखना है। अगर राइट है तो उसको बोलेंगे डी, अगर लेफ्ट है तो एल बोलेंगे। इसी तरीके से हम ग्लूकोज में भी देखते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में भी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या बोला कि जिसमें नीचे से सेकंड वाला कार्बन देखना है, तो ये नीचे से फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसमें जो OH है वो किस साइड है, राइट हैंड साइड, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे तो ये नॉर्मल हमारा ग्लूकोज है, जब हम इसका कार्बन 5 का, क्योंकि ये कायरल कार्बन है तो इसका हमने देखा था कि इसका एपिमर बनता है। एपिमर मतलब कि इसका OH की पोजीशन चेंज हो जाती है, और उस चेंज वाले पोजीशन से बने जो मोनोसैकेराइड उसको हम क्या बोलते हैं, आइडोस। तो ये आइडोस कोई और नहीं बल्कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल ग्लूकोज। एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो लास्ट एपिमर होता है, लास्ट एपिमर मतलब कि लास्ट वाला कायरल कार्बन होता है किसी में भी। अभी हम अभी हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं इसलिए मैं C5 लिख रही हूँ। तो जो लास्ट एपिमर होता है उससे ही हमारा डी और एल डिसाइड होता है। अब ये जो डी और एल है ये इसके रोटेशन को नहीं बताता है, डी और एल सिर्फ क्या बताता है, ओ और एच की पोजीशन को। हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डी और एल। अब जो ऊपर देखा था वो डी वो कैपिटल था और एल भी कैपिटल था, लेकिन यहाँ पे दोनों स्मॉल है, तो ये स्मॉल डी और एल हमें क्या बताते हैं, रोटेशन बताते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम देखते हैं कि ये जो डी और एल है ये तो हम किसी भी ग्लूकोज या किसी भी मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं, उसमें OH की पोजीशन को देख के बता सकते हैं कि ये डी है या एल है। लेकिन जब हम स्मॉल डी और स्मॉल एल के बारे में बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को देख के नहीं बता सकते, ये लैब में ही हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये डी है या एल है। तो लैब में कैसे होता है, जैसे कि ये हमारा कोई भी मोनोसैकेराइड है, जब इसमें से पोलराइज्ड लाइट गुजरती है तो अगर ये मटेरियल कौन सा भी मोनोसैकेराइड हो सकता है, अगर ये मोनोसैकेराइड इस लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर लेता है तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, कि ये जो मटेरियल है ये कौन सा है, लीवो रोटेटरी, मतलब कि ये लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो इसको बोलेंगे ये जो मटेरियल है ये कौन सा है, लीवो रोटेटरी। जब ऐसा कोई मटेरियल जो कि लाइट को राइट हैंड साइड पे घुमा देता है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पे देखिए डी और एल तो सिर्फ बताता है OH की पोजीशन, ठीक है, लेकिन ये स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या बताते हैं, रोटेशन। और रोटेशन का भी मैंने बताया कि क्या रोटेशन में आखिर होता क्या है, तो रोटेशन का मतलब है कि लाइट का रोटेशन, जब वो लाइट उस मटेरियल से गुजरती है तो वो किस डायरेक्शन में उसको रोटेट करती है। और ये जो डी स्मॉल डी है इसको हम प्लस के साइन से भी बता सकते हैं, और जो ये स्मॉल एल है इसको हम माइनस के साइन से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब जो ये हमारा ग्लूकोज है, हमने लैब में देखा है कि ये ग्लूकोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब कि पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमा देता है, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन यूज करेंगे, या तो प्लस यूज करेंगे या फिर स्मॉल टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डी और एल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब देखते हैं कि हमने ऊपर देखा था कि
जो हमारा ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है कि 6 कार्बन होते हैं, OH होता है और CHO होता है। लेकिन आखिरकार हम उस स्ट्रक्चर तक पहुंचे ही कैसे, कि हमें कैसे पता चला कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि इसमें 6 कार्बन है, इसमें OH है, इसमें CHO है, इस तरीके से। तो इसको देखने के लिए पहले साइंटिस्टों को कुछ नहीं पता था कि इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें ग्लूकोज रखा, उन्होंने इस मटेरियल को HI के साथ रिएक्ट करवाया। HI हमें पता है ये क्या करता है, रिडक्शन करता है, ठीक है। तो इन्होंने जब इसका HI के साथ रिएक्शन करवाया तो इन्हें क्या मिला, एल्केन की एक चेन मिली। एल्केन कौन सा होगा, हमें पता है कि ग्लूकोज में 6 होते हैं, लेकिन उस टाइम में को नहीं पता था। जब रिएक्शन करवाई इन दोनों की तो उन्हें मिला हेक्सेन मिला। कौन सा, एन हेक्सेन। एन हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। तो इस तरीके से उन्हें एन हेक्सेन मिला। इससे क्या प्रूव हुआ कि ग्लूकोज में 6 कार्बन वाली चेन है, कि 6 कार्बन चेन इज प्रेजेंट। तो इस रिएक्शन के बाद साइंटिस्टों को पता चला कि इसमें 6 कार्बन होते हैं। इसके बाद रिएक्शन करवाई किसी और दूसरे मटेरियलों के साथ। तो जब उन्होंने रिएक्शन करवाई इस ग्लूकोज की NH2OH के साथ, तो क्या हुआ कि उन्हें क्या मिला, जैसे कि CH2OH, CHOH। तो हमें पता है कि जो कायरल कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे नॉर्मली 4 लिख लेते हैं, पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना के। और फिर यहाँ पे क्या बनाया इन्होंने, C, ठीक है। तो हमें पता है कि कार्बन जो ग्लूकोज होता है इसका जो टॉप होता है वहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ करवाई तो उन्हें क्या मिला, उन्हें ये प्रोडक्ट मिला। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि इस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। निल इज प्रेजेंट। जब भी हम कार्बोनिल की बात करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के बाद इन्हें क्या पता चला कि कार्बोनिल तो है। इन्होंने ये डायरेक्टली पिन पॉइंट नहीं किया कि ये CHO है या फिर कीटोन है, इन्होंने सिर्फ पता चली कि इसमें कार्बोनिल है। लेकिन इसको और प्रूफ करने के लिए इन्होंने वापस उसकी रिएक्शन HCN के साथ करवाई। तो जब HCN के साथ करवाई तो इन्हें क्या मिला, CH2OH। नीचे वाले रिएक्शन के साथ, नीचे वाले जो भी है कार्बन के 5 कार्बन, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ जो ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये यहाँ पे कार्बोनिल है, तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप के साथ ही रिएक्शन होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिला, CnOH 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिला। तो इससे भी क्या प्रूव हुआ कि ग्लूकोज में कार्बोनिल प्रेजेंट है। तो यहाँ तक तो हमें क्या पता चला इन दोनों रिएक्शनों से, ये ऊपर वाले रिएक्शन से पता चला कि इसमें एक चेन है, किसकी, कार्बन की, 6 कार्बन की चेन हो गई। इसके बाद इसके टॉप पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हुआ था कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। इसके बाद इन्होंने क्या करवाया, इसकी रिएक्शन करवाई ब्रोमीन वाटर से। जब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाई तो उन्हें क्या मिला, CH2OH, CHOH4, और यहाँ पे इन्हें मिला COOH, ग्लूकोनिक एसिड। क्योंकि हमें पता है कि ये जो ब्रोमीन वाटर है ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो ग्लूकोज का जब एसिड बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो वो कार्बोनिल ग्रुप के बारे में हमें पता चला था जब ये रिएक्शन करवाई थी, तो वो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, CHO, मतलब कि एल्डिहाइड है।
तक हमें क्या पता चला कि एक चेन है जिसमें 6 कार्बन है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन में पता चला कि इसके टॉप पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल। जब थर्ड रिएक्शन करवाई ब्रोमीन वाटर के साथ, तब हमें फिक्स्ड हुआ कि ये कार्बोनिल कौन सा है। कार्बोनिल कौन सा पता चला, CHO। ठीक है, अब इसके बाद हमने अभी तक स्ट्रक्चर देख लिया ग्लूकोज का, तो इसमें OH भी होता है, तो OH भी तो पता चला होगा, तो उसके लिए भी कोई ना कोई रिएक्शन करवाई होगी। तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन करवाई थी, ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक, तो जब ग्लूकोज के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसा है कि ये हमेशा OH के साथ ही रिएक्ट करता है। OH के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये जो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, O है, OH से डायरेक्टली जुड़ जाएगा, ये पूरा OH के साथ जुड़ जाएगा। कैसे होगा हम देखते हैं। CHO ये पता चल गया, 1 2 3 हो गए, 4 5 और 6। इसके बाद ठीक है, इस तरीके से HH तो रहेगा, लेकिन इसमें जो अल्कोहल का OH है वो निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से जुड़ेगा, O C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3, फिर O C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर भी O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या प्रूव हुआ कि इसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। कितने हैं, 5 है। जब इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाई तो उन्हें क्या मिला, C। जब रिएक्शन HNO3 के साथ करवाई तो यहाँ पे क्या मिला, COOH आ गया है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि यहाँ ये बात नोटिस करने की है कि जब भी HNO3 की किसी के भी साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हमेशा क्या होता है, उसके टॉप, उस कंपाउंड के टॉप और बॉटम के जो ये कॉर्नर के दोनों है, जो ये HNO3 है, इस पे ही रिएक्ट करता है, तो बाकी वाले पार्ट से रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ इसके टॉप और बॉटम से रिएक्ट करता है। तो हमें पता चल गया था कि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो वो तो उससे ही पता चल गया था। लेकिन जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई तो ये तो हमें ऑलरेडी मालूम था, लेकिन इसके कारण यहाँ पे नीचे वाले जो CH2OH है उसकी जगह आ गया COOH। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि इसमें क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या पता चला, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले HI के साथ रिएक्शन करवाई तो उससे हमें पता चला कि एक चेन है, कौन, 6 कार्बन की। ठीक है, उसके बाद और बाकी हमने NH2OH और HCN के साथ रिएक्शन करवाई तो उससे हमें क्या पता चला कि इसके सिर्फ टॉप पे, मतलब सिर्फ एक ही है, एक ही, और वो भी कहाँ पे है, इसके टॉप पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन कार्बोनिल एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन तक तो हमें ये मालूम नहीं था, हम नहीं कह सकते थे कि कीटोन है या एल्डिहाइड है। जब इसकी थर्ड बार रिएक्शन करवाई किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तब हमें पता चला कि ये टॉप में कौन सा है, CHO। ठीक है, इसके बाद जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाई ग्लूकोज के साथ तो हमें पता चला कि इसमें 5 OH ग्रुप है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें OH ग्रुप है 5, 4 और 5। ठीक है, ये पता चला। उसके बाद इसको मतलब कि जो फर्स्ट वाले कार्बन पे OH है कि नहीं है ऑलरेडी हमें पता तो चल गया, लेकिन इसको और प्रूफ करने के लिए वापस रिएक्शन करवाए किसके साथ, HNO3 के साथ। तो HNO3 ऐसा है कि ये सिर्फ किसी भी कंपाउंड के या तो टॉप या बॉटम के साथ रिएक्ट करता है। तो हमें ऑलरेडी जब ये टॉप के साथ रिएक्ट करेगा और इसने क्या बना दिया, COH, तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि यहाँ पे CHO है, मतलब कि एल्डिहाइड है, और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके कारण ये नीचे वाला है, ये भी COH में बदल गया, ये भी COH में बदल गया। तो इससे हमें क्या प्रूव हुआ, क्योंकि इसके बारे में हम सही से, हमें नॉलेज नहीं थी, हम नहीं बता सकते थे।
तो इस रिएक्शन के कारण हमें पर्टिकुलरली क्या मालूम हुआ कि इसमें प्राइमरी OH ग्रुप है, क्योंकि CO तो हमें मालूम पड़ गया था कि इसमें सिर्फ एक एल्डिहाइड हो सकता है, दो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हो सकता था कि कोई कहे कि यहाँ पे OH ही क्यों बोला, कि प्राइमरी OH ही है। तो उसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड तो सिर्फ एक ही है, दो तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, OH ही तो हो सकता है, तो उसका ही ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इस कारण हमें क्या मिला यहाँ पे, COH। हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जो कि हमें लास्ट में मिलता है वो कौन सा है, इस तरीके से हम ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर तक पहुंचे, ठीक है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर भी फाइनल नहीं है, इसमें भी कुछ फ्लॉज है, इसमें इसके थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।